Good evening, all of you. Myself is Vikas Yogi, and you're most welcome in Yogi Nursing Career Point YouTube channel ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और गाइस इवनिंग का टाइम है, अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टाइम है, बेसिक कंसेप्ट का टाइम है। और गाइस प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और अभी तक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। और प्रीवियस दोनों लेक्चर में एक लेक्चर के अंदर अपन ने आरबीसी ट्रांसफ्यूजन डिस्कस किया था, और दूसरे लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था गाइस प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अपन ने डिस्कस किया था। जैसा कि आपको पता है, सेशन स्टार्ट होने से पहले 2-4-5 मिनट की अपनी क्वेरीज रहनी है, ताकि अपनी रिफ्रेशिंग हो जाए, कंटिन्यूटी बनी रहे। देन आपने जो पढ़ा है वो कितना आपके लिए कारगर साबित हो रहा है, इसका भी आपको पता लग जाए। तो मेरे को 2-4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, क्विकली, फास्टली, रैपिडली, जल्दी जल्दी आप उनको रिप्लाईज देना है, ताकि अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। हे गाइस, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? पढ़ा चुका हूं मैं, उसी में से क्वेश्चन है। आप भी पढ़ रहे हो या फिर नहीं पढ़ रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, फोकस कंसंट्रेशन से पढ़ते हो या फिर नहीं पढ़ते हो, इस बात का भी पता लग जाएगा इसके अंदर। सो गाइस, माय फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? द स्टोरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ द आरबीसी, यानी कि स्टोरेज टाइम ड्यूरेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी को अपन कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं? हे गाइस कम ऑन, माय क्वेश्चन इज आरबीसी आर स्टोर्ड फॉर हाउ मेनी डेज, आरबीसी को कितने समय के लिए, कितने दिन के लिए स्टोर किया जा सकता है? हे गाइस कम ऑन, पुट योर आंसर। हे गाइस गिव योर रिप्लाई। आरबीसी को कितने समय के लिए स्टोर किया जा सकता है? वेल 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 वेल, बहुत अच्छे। कहने का मतलब भाई आरबीसी को अपन स्टोर कर सकते हैं 35 से लेकर के 42 दिन तक। हे गाइस कम ऑन, क्या 35 से लेकर के 42 डेज तक अपन वी कैन स्टोर द आरबीसी, वी कैन प्रिजर्व द आरबीसी एट हाउ मेनी टेम्परेचर? हे गाइस कम ऑन, व्हाट इज माय क्वेश्चन है? आरबीसी स्टोर्स एट हाउ मेनी टेम्परेचर, आरबीसी को कितने टेम्परेचर के ऊपर स्टोर किया जाता है? गिव योर रिप्लाई। कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है आरबीसी को? तो गाइस कितने पे? वेल 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 वेल, बिल्कुल जितने पे ऑक्सीटोसिन को स्टोर किया जाता है। कहने का मतलब 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपन आरबीसी को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। हे गाइस, आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? हे गाइस कम ऑन, हे गाइस कम ऑन, आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या? व्हाट विल बी अर्ली ऑब्जर्व बाय ए नर्सिंग ऑफिसर? हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। व्हाट विल बी अर्ली ऑब्जर्व बाय ए नर्सिंग ऑफिसर व्हेन ए पेशेंट हैव इंटरनल ब्लीडिंग ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? हे गाइस, जब एक पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो और उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो गई हो, तो ऐसी कंडीशन में एक नर्स को सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करने को मिलेगा? हे गाइस कम ऑन, पुट योर आंसर, गिव योर रिप्लाई, क्विक, फास्ट, डू फास्ट, डू नॉट वेस्ट द टाइम। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई, बहुत अच्छा आंसर। कहने का मतलब क्या होगा जब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से? तो अर्ली ऑब्जर्व क्या होगा? तो गाइस क्या होगा? पेटेजिया होगा। पेटेजिया का मतलब रेड रेड कलर के दाने बन जाएंगे जहां भी ब्लीडिंग हुई है उस एरिया की स्किन के ऊपर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा आंसर। देन इसके बाद में गाइज मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मैंने वो अच्छे से सोल्व करवाया था। क्या क्वेश्चन रहेगा? अगर किसी पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो उसका अर्ली सिम्टम क्या होगा? अर्ली ऑब्जर्व क्या करने को मिलेगा? व्हाट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का अर्ली सिम्टम कौन सा होता है? गाइस कम ऑन, पुट योर आंसर। द अर्ली सिम्टम ऑफ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज वेल 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 वेल, बहुत अच्छा रिप्लाई, बहुत अच्छा रिप्लाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ऑसम रिप्लाई। कहने का मतलब तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, इसका जो अर्ली सिम्टम है वो क्या होगा गाइस? एपिस्टेक्सिस होगा। एपिस्टेक्सिस का मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम दी नोज, नाक से ब्लीडिंग होना क्या कहलाता है? एपिस्टेक्सिस कहलाता है। बहुत अच्छा। फिर मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा कि नाक से ही ब्लीडिंग सबसे पहले क्यों होती है? बताया था कल क्लास में अच्छे से कि जो नोज का जो ब्लड सप्लाई का
जो नेटवर्क कहते हैं, नोज की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये अदर्स के कंपेरेटिवली ज्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए थ्रोम्बोसाइटोपेनिया केस में सबसे पहले ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कहां से गाइस? नोज। हे गाइस, आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? हे गाइस, कम ऑन, आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच नेटवर्क सप्लाइड, क्या व्हिच नेटवर्क सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी नोज? हे गाइस, कम ऑन, माय क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या है? कौन सा नेटवर्क है, कौन सा प्लेक्सस है जो नोज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है? हे गाइस, कम ऑन, गिव योर रिप्लाई, गिव योर रिप्लाई, गिव योर रिप्लाई, कम ऑन, फास्ट, डू फास्ट, क्विक फास्ट, डू नॉट वेस्ट द टाइम। वेल 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 वेल, बहुत अच्छा। कैसलबेक नेटवर्क क्या है? कैसलबेक नेटवर्क की नोज की जो ब्लड सप्लाई का जो नेटवर्क है, जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है, वो कौन सा है? कैसलबेक नेटवर्क। इसे कैसलबेक प्लेक्सस भी कहते हैं और समटाइम्स इसे कैसलबेक ट्राइंगल के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। और गाइस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी आर्टरीज अनास्मोसिस होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैसलबेक नेटवर्क? हे गाइस, हाउ मेनी आर्टरीज आर अनास्मोसिस to form the Caselback network for blood supply to the nose? नोज को ब्लड सप्लाई करने के लिए कितनी आर्टरीज आपस में अनास्मोसिस होकर के जुड़ करके और कैसलबैक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है? कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, कम ऑन। यस यस यस, वेरी गुड, वेल वेल वेल, बहुत अच्छा। कहने का मतलब 5 आर्टरीज क्या करती है? अनास्मोसिस होती है। प्रीवियस क्लास के अंदर एक एक आर्टरी के बारे में मैंने आपको बताया था। वेल वेल, बहुत अच्छा। गाइस, आर यू रेडी फॉर माय नेक्स्ट क्वेश्चन? हेलो गाइस, आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, क्या रहने वाला है? 1 यूनिट ऑफ एसडीपी कंटेन्स हाउ मेनी ml? हे गाइस, कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। 1 यूनिट ऑफ एसडीपी कंटेन्स हाउ मेनी ml? जो एसडीपी होती है, सिंगल डोनर प्लेटलेट होती है, उसकी एक यूनिट में कितनी ml होती है? हेलो गाइस, कितनी ml होती है? पुट योर रिप्लाई, गिव योर आंसर, क्विक फास्ट, डोंट वेस्ट द टाइम। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, लाजवाब, जबरदस्त आंसर है। कितनी होती है? 180 to 240 ml, यानी कि 180 से 240 ml होती है। किसके अंदर? एसडीपी की एक यूनिट के अंदर। और गाइस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है? हाउ मेनी आरडीपीज आर इक्वल टू 1 एसडीपी? हे गाइस, कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। हाउ मेनी यूनिट ऑफ आरडीपी आर इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ एसडीपी? जो सिंगल डोनर प्लेटलेट होती है, इसकी एक यूनिट के बराबर आरडीपी की कितनी यूनिट होती है? कितनी यूनिट एसडीपी की एक यूनिट के बराबर होती है? हे गाइस, कम ऑन, हे गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, क्विक फास्ट, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, नाइस आंसर। और समार्ट से मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है, सबका आंसर सही है। कहने का मतलब एसडीपी की एक यूनिट आरडीपी की 6 यूनिट के बराबर होती है। हे गाइस, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकस ऑन द क्वेश्चन, फर्स्ट प्रायोरिटी टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। आंसर के बाद में सोचना है, पहले क्वेश्चन से पूछो, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है अपने से। और गाइस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मेरा? कि 1 यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने से, हे गाइस, फोकस ऑन द क्वेश्चन है, 1 यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने से पेशेंट में कितनी प्लेटलेट काउंटिंग इंक्रीज हो जाती है? हाउ मेनी प्लेटलेट काउंटिंग्स आर इंक्रीज बाय द ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए प्लेटलेट? 1 यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने से कितनी प्लेटलेट काउंटिंग पेशेंट में बढ़ जाती है? हे गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, पुट योर आंसर, गिव योर रिप्लाई, डू फास्ट। हेलो गाइस, वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहने का मतलब है, हाँ, कल मैंने बताया था, कुछ बच्चों का रिप्लाई ठीक नहीं है। कल बताया था, क्या बताया था? कि भाई जो आरडीपी होती है, उसकी एक यूनिट ट्रांसफ्यूज करने से 8 से 10,000 प्लेटलेट काउंटिंग पेशेंट में इंक्रीज होती है। और अगर एसडीपी की एक यूनिट अगर अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं तो 40 से 50,000 पेशेंट की प्लेटलेट काउंटिंग क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि जब आपको ऐसे पूछे कि एक यूनिट
यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने से कितनी प्लेटलेट काउंटिंग इंक्रीज होती है? आपको ना एसडीपी दे और ना आरडीपी दे, केवल 1 यूनिट प्लेटलेट दे ट्रांसफ्यूजन के लिए कह रहा है। तो मैंने बताया था कि आपको एसडीपी को मान के चलना है, क्योंकि आरडीपी कंपेरेटिवली एसडीपी ज़्यादा ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इस आधार पर आपका आंसर जाएगा कि 1 यूनिट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट के अंदर 40 से 50,000 प्लेटलेट काउंटिंग क्या होती है? इंक्रीज होती है। वेल 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 वेल, बहुत अच्छा रिप्लाई, बहुत अच्छा रिप्लाई, गुड। डू फास्ट, क्विक फास्ट। देन गाइज इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा आपने किसी पेशेंट को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करने के बाद में आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के इफेक्टिवनेस को देखना है। तो एक नर्स प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए क्या ऑब्जर्व करेगी? व्हाट विल बी ऑब्जर्व बाय ए नर्सिंग ऑफिसर टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन? प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए एक नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी? हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। फर्स्ट प्रायोरिटी टू फोकस ऑन द क्वेश्चन। पहली बात है क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? व्हाट विल बी ऑब्जर्व बाय ए नर्सिंग ऑफिसर टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन? वेरी गुड, ओ माय, वेरी गुड। अवे सम आंसर है स्टॉप यूजिंग ऑफ ए ब्लड। जहां भी पंचर करते हैं उस पंचर साइड से अगर ब्लड यूज नहीं होता है, ब्लड नहीं बहता है, ब्लड बाहर नहीं आता है, इसका मतलब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन क्या रहा है? इफेक्टिव रहा है। वेल 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 वेल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, गुड। तो चलो गाइज नेक्स्ट और माय लास्ट क्वेश्चन, माय नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि अपन आरबीसी ट्रांसफ्यूजन करते हैं, कब करते हैं? जब एसबी लेवल कम हो या फिर आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कम हो। तो गाइज मेरा यहाँ से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि हेमेटोक्रिट लेवल कितनी % से कम हो तब आरबीसी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है? हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन है। हेमेटोक्रिट लेवल कितनी % से कम हो तब आरबीसी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। कहने का मतलब है वेल वेल वेल, क्विक फास्ट सभी बच्चे रिप्लाई करो। अरे अपने पास रखकर ये क्या करोगे? रिप्लाई का डालो लाइव चैट सेक्शन के अंदर, ताकि कुछ तो आपको कम से कम ये ही पता लगेगा कि आप सही जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं ठीक है। कहने का मतलब 30% से कम अगर हेमेटोक्रिट लेवल कम होता है 30% से, तो ऐसी कंडीशन में वी कैन डू आरबीसी ट्रांसफ्यूजन। अपने को ऑथोराइज नहीं है लेकिन डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर सकता है कर रहा है किसके लिए? आरबीसी ट्रांसफ्यूजन के लिए। कब? व्हेन हेमेटोक्रिट लेवल लेस देन 30%। वेल डन, वेल। तो गाइस सबसे पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे, क्या अभी मॉर्निंग के अंदर ही बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर लेक्चर पता ही नहीं लगता कब खत्म हो जाता है, तो लेक्चर की थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा लीजिए। बढ़ा दूंगा मैं ड्यूरेशन, बढ़ा दूंगा। 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, आप जितना कहोगे उतनी ड्यूरेशन मैं बढ़ा दूंगा लेक्चर की। लेकिन एक शर्त है। क्यों? क्योंकि अभी भी देखो ये जो अपनी लेक्चर की इंफॉर्मेशन है, क्लासेस की इंफॉर्मेशन है, अभी तक बच्चों तक पहुंची नहीं है। और गाइस ये पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। शेयर करो लेक्चर को, क्योंकि देखो अभी भी जो नए नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो वो क्या कह रहे हैं कि सर दोबारा से पढ़ाओ, कि सर स्टार्ट से पढ़ाओ, शुरू से पढ़ाओ, हम लेट आए। अरे भाई लेट आए तो मेरी गलती थोड़ी है, ये आपको आना चाहिए। लेकिन उनकी बात भी सही है, अपनी उन तक पहुंच नहीं है, अब आपको पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ गाइस। सो लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करो ताकि बच्चों तक अपना लेक्चर पहुंच जाए और बच्चों की और ही बच्चों की स्टडी कंटिन्यू, ताकि अपने को ये, ताकि बार बार वो ये नहीं कहे कि सर दोबारा से पढ़ाओ, दोबारा से पढ़ाओ, दोबारा शुरू से पढ़ाओ, स्टार्ट से पढ़ाओ। मैं लेक्चर्स की ड्यूरेशन इसीलिए कम कर रहा हूँ ताकि और भी बच्चे जो साथ में जुड़ जाए जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, ताकि अपन लेक्चर्स की ड्यूरेशन, क्लास की ड्यूरेशन अपन बढ़ा सके, ताकि अपना कोर्स जो सिलेबस है वो भी आपको, कंटेंट्स भी आपको अच्छे मिल जाएं और जल्दी से आपको कंटेंट्स अवेलेबल हो जाए। जल्दी से अपना जो फंडामेंटल ओबीजी साइकेट्री का है वो जल्दी से क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज बहुत समय लग जाएगा। इतने एक 45 50 मिनट के लेक्चर्स के अंदर बहुत समय लग जाएगा, है ना।
तो गाइज अगर आपको लेक्चर्स बड़े लेने हैं तो आपको शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि मैं फिर इस बात से परेशान हो जाता हूँ कि बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर दोबारा से शुरू से स्टार्ट करो, शुरू से स्टार्ट करो। तो मैंने कह भी दिया, अरे भाई अभी तक तो चैनल के ऊपर लेक्चर पड़े हैं देख लो, लेकिन नहीं सर लाइव करो। क्या करो, वहाँ मज़ा नहीं आता। लाइव में जो मज़ा आता है वो वहाँ अपलोड किए हुए को देखने में मज़ा नहीं आता। तो गाइज मैक्सिमम एक बार शेयर कर दो लेक्चर को, ताकि बच्चों तक भी पहुँच जाए। और आजकल परसों से अपन क्या कर लेंगे, फिर लेक्चर की ड्यूरेशन अपन बढ़ा लेंगे ताकि बच्चे अपने साथ और बैठ। तो कमन गाइज, नेक्स्ट अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर गाइज आरबीसी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेटलेट डिस्कस कर चुके हैं गाइज कमन। और टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन, और आज अपन डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइज डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन के बारे में सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। क्या क्या बातें हैं गाइज डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग। तो गाइज डब्ल्यूबीसी के रिगार्डिंग पहली बात आपको ध्यान में रखनी है भाई, जैसे कि अपना जो ब्लड होता है और ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है, इसमें ब्लड सेल्स होती हैं, 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होती है। और गाइज इस डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम है वो क्या नाम है, ल्यूकोसाइट से। गाइज कम ऑन, क्या अनदर नेम ऑफ द डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है किसको, डब्ल्यूबीसी को। देन इसके बाद में मैं कहना चाहूंगा कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन, क्या गाइस, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के ब्लड के अंदर जो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंटिंग होती है ये कितनी होती है। हे गाइस कम ऑन, टेल मी द नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट इन ए नॉर्मल एडल्ट हेल्दी पर्सन। एक एडल्ट हेल्दी पर्सन के अंदर नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट कितनी होती है। गाइस कम ऑन, पुट योर आंसर, पुट योर आंसर, पुट योर आंसर। हे गाइस कम ऑन, पुट योर आंसर है, क्विक फास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। कहने का मतलब कितनी, 4000 से लेकर के और 11000 है। गाइस कम ऑन, कितनी, 4000 से लेकर के और 11000 डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंटिंग है एक एडल्ट हेल्दी पर्सन गेन। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में गाइज मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा, क्या करना चाहूँगा, नेक्स्ट जो बात है वो अपन करना चाहेंगे, यूजेज कह सकते हो, पर्पज कह सकते हो, पर्पज कह सकते हो, यूजेज कह सकते हो, भाई आप एम कह सकते हो, गोल कह सकते हो। किसी पेशेंट को डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज करने का एम क्या है, पर्पज क्या है, क्यों कर रहे हैं किसी पेशेंट को अपन डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन, इसकी बात अपन यहाँ पे करना चाहेंगे। तो गाइज सबसे पहली सीधी सीधी बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जिस भी पेशेंट के अंदर डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग कम हो जाए, यानी कि डब्ल्यूबीसी नॉर्मल से कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी काउंटिंग कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है। और गाइज ध्यान रखना, कहने का मतलब एक कंडीशन होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रोपीनिया। क्या कहते हैं गाइज अपन इसे, न्यूट्रो। ध्यान रखना गाइस, जब भी पीनिया लगे, पीनिया का मतलब क्या होता है, कम, जैसे कि ल्यूकोसाइटोपीनिया, इरिथ्रोसाइटोपीनिया। पीनिया का मतलब, पीनिया मैक्सिमम हर जगह, मैक्सिमम जगह किसको डिनोट करता है, कमी को डिनोट करता है। और यहाँ पर न्यूट्रोपीनिया का मतलब जो डब्ल्यूबीसी है उस डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है न्यूट्रोफिल्स। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग भी, न्यूट्रोफिल्स। सभी न्यूट्रोफिल काउंटिंग कम हो जाती है, यानी कि डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, ल्यूकोसाइट काउंटिंग कम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या ट्रांसफ्यूज करते हैं गाइस, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। देन इसके अलावा नेक्स्ट पर्पज या फिर एम आप कह सकते हो कि डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन क्यों किया जाता है। तो नेक्स्ट अपन क्या कह सकते हैं कि भाई डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन अपन कर सकते हैं किस लिए, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर पेशेंट का जो इम्यून पावर होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि गाइज आपको पता है हर सेल का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है, हो सकता है एक सेल के एक से ज़्यादा भी काम हो, लेकिन उसका मेन पर्पज क्या होता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर उसका मेन
मेन फंक्शन होता है। सो गाइस जैसे कि आरबीसी का मेन फंक्शन है O2 को कैरी करना, प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉटिंग का हेल्प करना। देन इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का काम है पर्सन की इम्यूनिटी पावर को क्या करना, इंप्रूव करना, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, पेशेंट को इन्फेक्शन से क्या करना, प्रोटेक्ट करना। कहने का मतलब जिस भी पेशेंट का इम्यून रेस्पॉन्स कम हो जाए, इम्यूनिटी कम हो जाए, इन्फेक्शन यानी कि वो इन्फेक्टेड हो जाए, इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार बार इन्फेक्टेड हो रहा है, तो कहने का मतलब अपन डब्ल्यूबीसी इंक्रीज कब करते हैं, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन कब करते हैं, टू इंक्रीज इम्यूनिटी, यानी कि पेशेंट की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए। देन या फिर इसी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इम्यूनिटी पावर को इंप्रूव करने के लिए क्या की जाती है, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन की जाती है। हे गाइस कम ऑन, मैं एक नेक्स्ट बात और कहने जा रहा हूँ, डब्ल्यूबीसी के एडमिनिस्टर करने के पर्पस के रिगार्डिंग वो क्या कहने जा रहा हूँ। देखो अगर डब्ल्यूबीसी काउंटिंग कम हो, न्यूट्रोपिनिया हो, तब भी अपन करते हैं। इम्यून पावर को इंक्रीज करने की बात है या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने की बात है, तब भी डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन की जाती है। और गाइस ध्यान रखना, जब किसी पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाए, हेलो गाइस कम ऑन, क्या कह रहा हूँ, सब किसी पेशेंट की इम्यूनिटी इतनी कम हो जाए कि अब तो एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रही है, यानी कि इफ एंटीबायोटिक्स फेल्स और अनेबल टू रिड्यूस द इन्फेक्शन या फिर टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन है, यानी कि जब पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में इनेबल हो जाती है, प्रोटेक्ट करने में इनेबल हो जाती है, इन्फेक्शन को ट्रीट करने में इनेबल हो जाती हैं, तो गाइस ऐसी कंडीशन के अंदर भी क्या की जाती है, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो गाइज आप यहाँ पे मोटा मोटी तौर पर 3 बातें कह सकते हो डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन के पर्पस के रिगार्डिंग। अगर न्यूट्रोपिनिया हो या फिर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना हो या फिर इम्यूनिटी बढ़ानी हो या फिर जब एंटीबायोटिक्स फेल हो जाए इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में, तो क्या कर सकते हैं, देन वी कैन डू ट्रांसफ्यूज डब्ल्यूबीसी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। देन इसके बाद में गाइज ये जो देखो ये जो चीजें हैं सवर्ण अक्षरों में है गाइस, कम ऑन, क्या सवर्ण अक्षरों में मेंशन किया है आपके लजीज जानदार शानदार जबरदस्त नोट्स के लिए। क्या किया है, नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट 4 से 11,000 अपन ने भी अभी देख लिया। देन इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने बात की यूजेस की बात की कि साहब डब्ल्यूबीसी कब काम में ली जाती है, जब पेशेंट में न्यूट्रोपिनिया हो। इफ पेशेंट हैज न्यूट्रोपिनिया देन वी कैन डू ट्रांसफ्यूज डब्ल्यूबीसी टू इंप्रूव इम्यूनिटी, पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, टू प्रोटेक्ट इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। देन थर्ड बात कही अपन ने, इफ एंटीबायोटिक अनेबल टू रिड्यूस इन्फेक्शन देन डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन, अगर एंटीबायोटिक्स फेल हो जाए इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के अंदर, तब भी क्या की जा सकती है, डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूजन की जा सकती है। और गाइस यहीं से इन्हीं के कंक्लूजन से मैं आपके लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिसको आपको सोल्व करना है। क्या है, विच ऑफ द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी आर इंक्रीज्ड इन इन्फेक्शन है गाइस, कम ऑन। डेली एम 2018 देख लो, जीएमसीएस 2017 देख लो, पीजीआई 2017 देख लो गाइस, सीओचओ देख लो। आप कई एग्जाम में पूछा गया है कि इन्फेक्शन के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी का टाइप इंक्रीज होता है, विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीजेज इन दी इन्फेक्शन। हे गाइस कम ऑन, हे गाइस कम ऑन, हे गाइस कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। आई एम सेइंग दैट, आई एम आस्किंग दैट विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इंक्रीज इन इन्फेक्शन। ऑप्शन दिया गया आपके पास में, ए बेसोफिल्स, वेरी गुड आंसर। ऑप्शन बी में दिया गया है न्यूट्रोफिल, सी में है मोनोसाइट, डी के अंदर है इक्सिनोफिल्स। कम ऑन गाइज, ऑल गाइज पुट योर रिप्लाई इन दी लाइक सेक्शन, सभी के सभी पुट करो, सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गलतियों से ही तो अपन सीखेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अभी जिनका आंसर आया अच्छा आंसर आया। कहने का मतलब है भाई जब भी कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड होता है, इन्फेक्शन अगर उसमें होता है तो डब्ल्यू तो उस इन्फेक्शियस एजेंट से, कहने का मतलब कोई भी पर्सन अगर इन्फेक्ट हुआ है, जो भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी में एंटर हुआ
हुआ है उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए अपनी जो बॉडी है वो WBC के कौन से टाइप को इंक्रीज कर देती है? न्यूट्रोफिल्स को। हे गाइस कम ऑन, किसे? न्यूट्रोफिल्स को। न्यूट्रोफिल्स आर इंक्रीज्ड व्हेन ए पेशेंट इन्फेक्टेड। जब एक पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट से, उस बैक्टीरिया से, उस पैथोजन से फाइट करने के लिए, किल करने के लिए और बॉडी को फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रखने के लिए बॉडी किसकी संख्या बढ़ा देती है? न्यूट्रोफिल्स की। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात है। क्या है कि भाई जो अपनी WBC है यानी कि जो वाइट ब्लड सेल होती है गाइज, ये WBC दो प्रकार की होती है। क्या? जो WBC है ये WBC कितने प्रकार की होती है? WBC दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है एग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती है ग्रेन्युलोसाइट्स। ध्यान रखना गाइज, ये गाइज कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन, फोकस ऑन द point, concentrate on the point. I am saying here that there are two types of WBC. यहाँ पे WBC दो प्रकार की है। एक को तो आप कहते हो एग्रेन्युलोसाइट और दूसरी को आप कहते हो ग्रेन्युलोसाइट। Hey guys, come on, focus on the point. There are again two types of एग्रेन्युलोसाइट। जो एग्रेन्युलोसाइट WBC है ये भी दो प्रकार की होती है। आप नाम जानते हो क्या क्या? एक तो लिम्फोसाइट एंड एक मोनोसाइट। लिम्फो के अंदर भी लिम्फोसाइट भी लिम्फोसाइट। कहने का मतलब कि जो WBC दो प्रकार की है, एग्रेन्युलोसाइट एंड ग्रेन्युलोसाइट। जो एग्रेन्युलोसाइट होती है वो भी दो प्रकार की है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। और गाइस अब ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेन्युलोसाइट WBC है ये कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। और ये तीन प्रकार कौन से हैं ग्रेन्युलोसाइट के? तीन प्रकार की कौन कौन सी होती है? तो गाइस फर्स्ट तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपको, कौन सी? न्यूट्रोफिल्स। कौन सी गाइज? पहली है न्यूट्रोफिल्स, दूसरी है इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स जो तीसरी है गाइज, तीसरी को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? बेसोफिल्स। क्या कहते हैं गाइज? बेसोफिल्स। तो गाइज ध्यान रखना है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट WBC। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स, सेकेंड वन इज इसिनोफिल्स, थर्ड वन इज बेसोफिल्स। जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है तो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने के लिए हथियार का तरह से, हथियार के रूप में जो बॉडी अपनी काम में लेती है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, वो कौन से WBC को लेती है? न्यूट्रोफिल्स को लेती है। यानी कि न्यूट्रोफिल काउंटिंग्स आर इंक्रीज ड्यूरिंग या फिर इन इन्फेक्शन। क्लियर गाइज? देन इसके बाद में एक अच्छा तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी, न्यूट्रोफिल आर इंक्रीजेज इन इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग केयर ऑफ न्यूट्रोपीनिया? न्यूट्रोपीनिया के पेशेंट की केयर करने के, भाई एक नर्स है वो न्यूट्रोपीनिया वाले पेशेंट की केयर कर रही है, जिसकी WBC काउंट कम होगी, इसकी न्यूट्रोफिल्स कम होगी। वो न्यूट्रोफिल्स कम होगी जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ती हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से दूर रखती हैं, इम्यूनिटी को मेंटेन रखती हैं, वो न्यूट्रोफिल्स कम होगी। तो ऐसी कंडीशन में एक नर्स का है वो इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? एक नर्स को क्या करना चाहिए जब किसी पेशेंट में न्यूट्रोफिल्स की संख्या कम हो जाए? व्हाट विल बी डू ए नर्सिंग ऑफिसर व्हेन ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ए न्यूट्रोपीनिया? तो है गाइस कम ऑन, पुट योर आंसर। देयर आर नो, कोई ऑप्शन नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, आप बताओ आंसर। कोई देयर आर नो एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, गिव योर आंसर। जो भी आपको आता है वो बताओ। लॉजिकल क्वेश्चन है इसीलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन से नहीं दे रहा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, लगे रहो मुन्ना भाई MBBS। वेरी गुड। अब देखो लॉजिकल कैसे भाई, न्यूट्रोपीनिया हो गया यानी कि न्यूट्रोफिल्स कम होगी, तब इन्फेक्शियस एजेंट से कौन लड़ेगा? पैथोजन से कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ने वाला है। इसका मतलब अब पर्सन की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, और अब इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं तो भैया अब अपने को पेशेंट को पूरी तरह से असेप्टिक टेक्निक से केयर
देनी है। पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट रखना है। जब भी पेशेंट को कोई भी कह दे एब्सोल्युटली 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 हैंड वॉशिंग करनी ही करनी है। जो भी पीपी है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, आपका मास्क है, गाउन है, कैप है, गूगल है, ग्लोव्स है, जो भी है सब कुछ काम में है। सारे पीपी क्या काम में लेने हैं ताकि पेशेंट इन्फेक्शन से क्या रह सके, प्रिवेंट रह सके, प्रोटेक्ट रह सके। तो गाइज यहाँ से क्या है कि साहब न्यूट्रोपेनिया के अंदर नर्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन है वो क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। या फिर यूज ऑफ बैरियर नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से काम में लेना। देन इसके बाद में कुछ अच्छी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। अमाउंट ऑफ WBC, देखो यहाँ समझाने का कुछ ज़्यादा नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं, सटीक चीज़ें हैं और फंडामेंटल में बहुत सारी सटीक चीज़ें होती है, डाटाज होते हैं और जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं। सो फोकस ऑन दीज डाटाज। अमाउंट ऑफ WBC इन 1 यूनिट, भाई जैसे कि RBC की 1 यूनिट के अंदर कितनी थी, 250 ml थी। प्लेटलेट की RDP में 50 से 70 ml थी। SDP के अंदर 180 से 240 ml थी 1 यूनिट के अंदर। उसी प्रकार WBC की 1 यूनिट के अंदर कितनी ml है, 400 ml है। ट्रांसफ्यूजन टाइम ऑफ WBC, यानी कि WBC को अपन ट्रांसफ्यूज, 1 यूनिट ऑफ WBC को ट्रांसफ्यूज करने में कितना समय लगता है, क्या लिखा गया है, सॉरी ये गलती है, 400 ml लिखा गया। यहाँ पे क्या लिखना अपने को, ट्रांसफ्यूजन टाइम ऑफ 1 यूनिट ऑफ WBC, यहाँ 400 ml गलती से लिखा गया, ये तो इसकी अमाउंट है। मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ WBC को ट्रांसफ्यूज होने में कितना समय लगता है, 1 घंटे। 1 घंटे में WBC की 1 यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जानी चाहिए। स्टोरेज ड्यूरेशन, WBC को अपन कितने समय तक स्टोर कर सकते हैं, 30 डेज तक वी कैन प्रिजर्व टू द WBC अप टू 13 डेज, 13 दिन तक अपन WBC को स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे WBC को स्टोर किया जाता है, सिंपल सी बात है, जितने टेम्परेचर पर RBC को स्टोर किया जाता है, कहने का मतलब 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो भी RBC से कनेक्ट होती है, क्या अपन RBC ट्रांसफ्यूज कब करते हैं, क्या गाइस क्या कह रहा हूँ, फोकस ऑन दी पॉइंट गाइस, कम ऑन फोकस ऑन दी पॉइंट। अपन RBC ट्रांसफ्यूजन है कितनी हेमेटोक्रिट लेवल हो तब करते हैं, लेस देन 30% हेमेटोक्रिट हो तब RBC ट्रांसफ्यूजन करते हैं गाइस। इसी प्रकार है अगर ल्यूकोसाइट काउंटिंग WBC काउंटिंग लेस देन 30%, यानी कि नॉर्मल 4 से 11,000 होती हैं, तो अगर ध्यान रखना नॉर्मल से अगर 30% क्या हो जाए, 30% से भी कम अगर WBC काउंटिंग हो जाए, कितनी हो जाए, 30% से भी कम अगर WBC काउंटिंग हो, देन वी कैन डू ट्रांसफ्यूज WBC टू दी पेशेंट। क्लियर गाइज। तो है गाइज ये थी अपने WBC की रिगार्डिंग बातें। देन गाइज इसके बाद में अपन बात करना चाहेंगे प्लाज्मा की। और गाइज आप जानते हो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा ब्लड का एक लिक्विड कंपोनेंट है, लिक्विड पार्ट है जो येलो कलर का होता है गाइज। यहाँ पे बड़े अच्छे से मैंने आपके लिए कुछ बातें मेंशन की हैं, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं जो एक्सप्लेन। और अभी देखो लेक्चर पर ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना चाहेंगे, बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, फिर वो कहेंगे कि सर दोबारा से पढ़ाओ। तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना कि अपना जो ब्लड होता है, अगर इस ब्लड में से अगर अपन ब्लड सेल को बाहर निकाल दें, तो ब्लड में से ब्लड सेल को बाहर निकाल दिया, ब्लड में से ब्लड के सॉलिड पार्ट को बाहर निकाल दिया, तो अब जो पार्ट बच गया है, जो लिक्विड पार्ट बच गया है, इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और इसका कलर कैसा होता है, येलोइश, यानी कि ब्लड का जो येलो कलर का लिक्विड पार्ट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ध्यान रखना पर्पज ऑफ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन है, अपन किसी पेशेंट को प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं। तो गाइस आपने सुना होगा एक ऑनकोटिक प्रेशर, जिसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हो, और जब जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है तब तक बॉडी के अंदर इडिमा देखने को मिलता है। ये आपको रीनल सिस्टम के अंदर फिर कहीं पर प्लाज्मा प्रोटीन की बात आएगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज जब भी ये ये क्या है, ऑन कोट नहीं है, ये है ऑन कोटिक। कैसे ऐसे ऑन कोटिक प्रेशर, यानी कि यूज टू मेंटेन ऑन कोटिक प्रेशर, यानी कि जब ऑन कोटिक प्रेशर कम होता है तब अपन क्या करते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करते हैं। देन इसके अलावा यूज्ड इन डिफिशियंसी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, जैसे कि भाई अगर एल्बुमिन कम हो जाए या फिर ग्लोबुलिन कम हो जाए, कहने का मतलब प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाती है, तो इनकी डिफिशियंसी को
फुलफिल करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, प्लाज्मा काम में लेते हैं। देन एडमिनिस्टर फॉर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, अगर किसी पेशेंट के अंदर बहुत सारा ब्लड का लॉस हो गया और अचानक से तुरंत इमीडिएटली कम टाइम के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम को रैपिडली फास्ट जल्दी से क्या करना है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, वरना पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रैपिडली ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए अपन प्लाज्मा काम में लेते हैं। एडमिनिस्टर डिफिशियंसी ऑफ ए क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जब क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया केस होता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर के कम होते हैं, तब भी क्या किया जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ये क्या इसके पर्पज है। देन इसके बाद में ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इन 1 यूनिट, एक प्लाज्मा की 1 यूनिट में कितनी ml होती हैं, 200 से 250 ml होती हैं। कितने टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लाज्मा स्टोर एट हाउ मेनी टेम्परेचर। ध्यान रखना, माइनस पे स्टोर करते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं अपन प्लाज्मा को स्टोर करते हैं। फिर ध्यान रखना, ट्रांसफ्यूजन टाइम ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा की 1 यूनिट को ट्रांसफ्यूज होने में कितना समय लगता है। सो गाइज आई यू नो दैट क्या कि जो प्लाज्मा होता है गाइज, इस प्लाज्मा को भी अपन ने 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया कि प्लाज्मा भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और कौन सा, क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा। अगर अपन FFP ट्रांसफ्यूज करते हैं तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की 1 यूनिट को ट्रांसफ्यूज होने में कितना समय लगता है, 1.5 से 2 घंटा। कितना समय लगता है गाइज, हे गाइज कम ऑन, कितना समय लगता है, 1.5 to 2 आवर्स से टेक इन ट्रांसफ्यूजन ऑफ 1 यूनिट ऑफ ए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। देन जो दूसरा है क्रायो पर्सिपिटेट प्लाज्मा है, इसकी 1 यूनिट को ट्रांसफ्यूज होने में 15 से 30 मिनट का समय लगता है। जो चीज़ मैंने आपके लिए सवर्ण अक्षरों के अंदर यहाँ पे क्या की है, मेंशन कर दी गई है। ट्रांसफ्यूजन टाइम ऑफ प्लाज्मा FFP, यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को 1.5 से 2 घंटे में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, और क्रायो पर्सिपिटेट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है 15 से 30 मिनट के अंदर। तो गाइज मेरा आपसे यही कहना है, देखिए अपन लेक्चर्स की ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे, लेकिन एक बार आप लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स को सेंड कर दीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स जो कॉन्टैक्ट में हैं उन्हें बता दीजिए भाई लाइव क्लास चल रही है, डेली का टाइम है और कंटिन्यू क्लास चलेंगी, ताकि अपने और भी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि मेरे को फिर ये सुनने को नहीं मिले कि सर दोबारा से पढ़ाओ, शुरू से पढ़ाओ, स्टार्ट से पढ़ाओ, तब भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो गाइज मैं आपको पूरा मज़ा देना चाहता हूँ, आपके हर कंसेप्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ, और छोटी छोटी क्लास के अंदर पूरे कंसेप्ट बन भी नहीं पाते हैं, कंटिन्यूटी बन भी नहीं पाती है। मैं भी चाहता हूँ लंबी क्लासें करना ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, लेकिन और बच्चों को इससे लॉस नहीं हो। सो गाइज यू नीड टू मैक्सिमम शेयर टू दी लेक्चर, ताकि हर बच्चे तक इस योगी की आवाज़ पहुंच सके, और ताकि बच्चों से ये नहीं सुनने को मिले कि सर स्टार्ट से पढ़ाओ। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं मॉर्निंग के अंदर कितने बजे, 10:30 या फिर 11 बजे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टाइमिंग, या फिर आपको यूट्यूब के ऊपर डाटा ऑन करते नोटिफिकेशन मिल जाता है कि साहब कितने बजे क्लास होनी है। सो गुड इवनिंग, गुड नाइट एवरीवन, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू गाइज। प्लीज मैक्सिमम शेयर टू दी लेक्चर, ताकि अपन लेक्चर्स की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सके। आपको एक लेक्चर की ड्यूरेशन 1 घंटा, 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे तक भी अपन एक लेक्चर की ड्यूरेशन, अगर अपन ने 1.5 घंटे मॉर्निंग, 1.5 घंटे इवनिंग, 3 घंटे पढ़ लिया तो 3 घंटे बहुत हो जाता है, जल्दी ही सिलेबस कवर हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपका रेस्पॉन्स अगर यहाँ पे अच्छा रहता है गाइज, मैं मेरे पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन एक लेक्चर ड्यूरेशन 2 घंटे, 2.25 घंटे भी कर ले, आपको डेली एक दिन में 4 घंटे या 4.5 घंटे की भी क्लासें हो जाए। सो थैंक्स अ लॉट अगेन, गुड नाइट एवरीवन।